आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों को मेरा नमस्कार और उन भाइयों को भी नमस्कार जो अभी एक्स सर्विसमैन बने नहीं हैं, बनने वाले हैं। क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सदियों से नेग्लेक्टेड रहा है, शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। तो आज जो जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों में एक्स सर्विसमैन को कितना फ़ायदा मिलता है एक्चुअली में। ठीक है, आप सबसे मेरा एक विनती है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सब के वेलफेयर की बात है। हमारी जो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी में है उनके भी वेलफेयर की बात है, और जो एक्स सर्विसमैन होने वाले हैं, मतलब आज के डेट में जो सर्विंग है और 2-3 साल के बाद जो रिटायर होने वाले हैं, उनके भी वेलफेयर की बात है। तो हम सबको मिलकर इस चीज़ को आवाज़ देनी पड़ेगी। हम किसी भी तरह का कोई क्रिटिक्स नहीं करेंगे, किसी को हम बदनाम नहीं करेंगे। ये हमारा एक मुद्दा है और जिसे सरकार को सुनना चाहिए और इस पर कुछ कानून बनाना चाहिए। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है आप आखिरी तक बने रहें। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप आज के डेट में अगर एक सर्विसमैन हैं, तो आप जब रिटायरमेंट आ रहे होंगे, जब अपने रिकॉर्ड ऑफिस में होंगे, तो आपने एक बात सुनी होगी कि एक सर्विसमैन को ग्रुप सी और ग्रुप डी में 15 से 20% का जॉब रिजर्वेशन मिलता है, कोटा मिलता है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में कह सकें। इनको 15 से 20 का कोटा मिलता है। और उसके सिवाय आपने ये भी सुना होगा कि 10% का हमको कोटा मिलता है एक सर्विसमैन को बी ग्रुप के जॉब्स में, वो भी CAPF जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, असिस्टेंट कमांडेंट के जॉब में। ठीक है, ये हम सबने सुन रखा था, लेकिन इस बात की रियलिटी क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे एक्स सर्विसमैन का किस ग्रुप में क्या पोजीशन है, कितने हमको सीट्स का फायदा हमको मिलता है कोटा के तहत। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप डी की नौकरियों में। ग्रुप डी की नौकरियां, अगर मैं ग्रेड पे के हिसाब से बात करूं, अब मुझे मालूम है कि ग्रेड पे को अब रिमूव कर दिया गया है, बट फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। अगर ग्रेड पे के हिसाब से हम बात करें तो ग्रुप बी की नौकरियां वो नौकरियां हैं जो 2400 के ग्रेड पे से कम होती हैं, या फिर 2400 के ग्रेड पे को भी कभी कभी ग्रुप बी डी में बोला जाता है, या फिर जो 2000 ग्रेड पे की नौकरियां हैं उनको हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं ग्रुप डी में। ठीक है, 2400 से ऊपर और 4200 और किसी किसी जॉब में 4600 का भी इस पे बैंड में जो पढ़ते हैं, इस ग्रेड पे में जो पढ़ते हैं, वो ग्रुप सी होते हैं। और आपको बता दिया जाए, ग्रुप बी में इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5400 ग्रेड पे। और ये तो चलिए आपको पता ही है कि ऑल दीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो दीज आर दी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे कि कहां पर एक्स सर्विसमैन को कितना फायदा मिलता है और कहां पर बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता है। तो हम सबको पता है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों में एक सर्विसमैन को पूरा फायदा मिल जाता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की सर्विस में जो 15 से 20% का कोटा, मैंने एन एवरेज बता रहा हूं, किसी किसी में 10 से 15% का भी कोटा होता है। तो इस कोटे का इस्तेमाल एक सर्विसमैन इन्हीं दोनों ग्रुप में करते हैं। लेकिन ग्रुप बी में जो एक बहुत मेजर नौकरी आती है, जिसको हम कहते हैं CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट, इस असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, यहां पर भी एक सर्विसमैन को 10% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट खाली जाता है। अभी मेरे हाथ में एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, मैंने आरटीआई डाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरटीआई से जो मुझे रिप्लाई मिलेगा कि साल 2018 और 2019 में कितने एक सर्विसमैन को CAPF में नौकरी मिला है कोटा के तहत, तो मैं पक्का रिवील करूंगा, बट अभी तक मेरे पास डाटा नहीं है। बट मैं बता रहा हूं कि इस असिस्टेंट कमांडेंट के जॉब में आखिर एक सर्विसमैन क्यों नहीं एंटर कर पाते हैं, इस बारे में मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहली जो असुविधा हमारे एक सर्विसमैन कम्युनिटी को होता है कि
हम पहले देखते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट में एज क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है एक सर्विसमैन के लिए। उसके बाद मैं बताता हूं कि एक सर्विसमैन को क्या असुविधा होता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लीजिए इस साल का 2020 का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 2020 तक होनी चाहिए 25 साल, ठीक है। लेकिन आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन के चलते आपको प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी? 30 साल। 30 साल तक के आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट को भर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर आप एक्स सर्विसमैन के साथ और भी कोई सब कैटेगरी में आते हैं लाइक एससी और एसटी में, तो आपको फिर से 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तब आपको 25 प्लस 5 और प्लस 5 मतलब टोटल 35 साल की उम्र तक, मैं ये बोल रहा हूं आपकी एज 35 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप अगर 2022 का असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, अगर उसमें अपीयर करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कम से कम 1985 या 86 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर असुविधा क्या होता है? आप सबको मालूम है कि एक सर्विसमैन जब एक फौज में जब कोई भर्ती होता है तो उसकी औसत उम्र कम से कम 21 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि 21 साल के बाद तो अलाउ ही नहीं होता है। मैंने एन एवरेज बता रहा हूं, किसी किसी में तो 21 साल से भी कम है, बट मैं अगर पकड़ता हूं कि तीनों सेनाओं में भर्ती होने के समय जो एक कैंडिडेट का उम्र होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, और इस 21 साल में एक सिपाही कम से कम 15 साल की नौकरी और करेगा, तो अब उम्र हो गई उसकी 36 साल। और अगर आपकी उम्र 36 साल हो गई और आप अगर एससी एसटी में बिलोंग करते हैं तो वहां पर भी आपको 35 साल तक का ही उम्र दिया जाएगा, तो ये घूम फिर कर आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए कि आपकी उम्र 17 साल थी जब आप फौज में भर्ती हुए थे, आपने 15 साल का मिनिमम पेंशनेबल सर्विस किया तो आपकी उम्र हुई 32 साल। और अगर इस 32 साल के ऊपर आप अगर एससी और एसटी के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक तो आप 17 साल की उम्र में फौज में चले गए हो और आप एससी और एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तब आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको और पास्ट में लेके चलता हूं कि आखिर ये इतने दिनों तक नेग्लेक्टेड क्यों था। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से इस पोस्ट में हमको मिला है, इसमें एक असुविधा यही रही है कि बहुत कम लोग इसको ज्वाइन कर पाते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो शायद ये पता भी नहीं होता है कि जब तक वो रिटायर होंगे उनकी एज ऑटोमेटिकली खत्म हो गई होगी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में कारण क्या है। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, इट्स मैल फंक्शनिंग अ बिट, फ्यू सेकेंड्स दीजिएगा मुझे, लेट दिस बिकम नॉर्मल, राइट। कारण यह है कि आपको पता है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस ऑफिसर्स होते हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस ऑफिसर होते हैं, वो 10 साल के लिए ही नौकरी में आते हैं और उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है इस प्रोविजन से। तो हम जो कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं कि ग्रुप ए, जो अगर आप सीधे यूपीएससी के सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी आप सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं वहां पे एज क्राइटेरिया क्या है। जनरल कैंडिडेट के लिए वहां पर 32 साल का एज आपको मिलता है। अप टू एज ऑफ 32 इयर्स यू कैन अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको इसमें और 5 साल ऐड हो जाएंगे, तो अप टू 37 इयर्स यू विल बी गिवन द एज रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन के साथ एससी और एसटी कोटा से बिलोंग करते हैं तब आपको और 5 साल इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप एससी एसटी कोटा से हैं और एक सर्विसमैन हैं, देन यू विल गेट एज अप टू 42 इयर्स टू अपीयर इन दिस एग्जाम। तो आप सोचिए ग्रुप ए कितने लोग कर सकते हैं बीइंग एन एक्स सर्विसमैन?
काफ़ी डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि इस साल एक दो लोगों ने एक सर्विसमैन होते हुए ग्रुप ए का एग्ज़ाम क्लियर किया है। लेकिन ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, जहाँ पे अधिकतर लोग चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एज है, मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स, लेकिन और जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज है 30 ईयर्स। और ग्रुप ए में जहां पे जनरली लोग नहीं जाते हैं, वहां पे मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स और जनरल कैंडिडेट के लिए एज है 37 ईयर्स। तो ये जो इशू है, ये एक बहुत ही पेंडिंग इशू है, बहुत दिनों से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है कि इस चीज को सुधारना पड़ेगा। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हुए हैं एंड ही इज वेरी रिफॉर्मेटिव मैन द फार वी नो, ठीक है। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बदल दिया, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्सेशन सिस्टम बदल दिया एंड ही इज टुवर्ड्स रिमूविंग ऑफ द करप्शन। एनआरए भी आ गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके प्रोज और कॉन्स तो इतने अच्छे से नहीं पता है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि एट दिस इज द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत सही वक्त है जब हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मुद्दे को हम उठाएंगे कैसे। ये जो 10% रिजर्वेशन जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स में दिए जाते हैं, हम यहां पे सरकार से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं डीओपीटी के थ्रू कि हमको एज को कम से कम 42 इयर्स किया जाए फॉर ऑल द एक्स सर्विसमैन इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हिज कैटेगरी इज, ताकि आप जब 35 साल के उम्र में आप जब आए, जब 34-35 साल की उम्र में जब आप रिटायर होकर आए, तो आपके पास 5-6 साल का मॉस टाइम रहे व्हेन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो इसके लिए जो हम कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो सर्विंग पीपल हैं, ऑल द पीपल हु आर सर्विंग इन आर्म फोर्सेस एज ऑफ नाउ, वो क्या कर सकते हैं कि दे कैन ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट दे कैन रेज दिस पॉइंट इन देयर डिविजनल ऑफिसर्स पीरियड। जब वो आई डोंट नो, नेवी में तो इसको डीओपी कहते हैं, जो हर 3 महीने पे होते हैं, जहां पे हम लोग मेजर वेलफेयर की बातें जो सरकार करती है उसको बताई जाती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन आर्मी और एयरफोर्स, बट मेरे हिसाब से वहां पर भी दरबार तो लगता ही है, वेयर यू कैन टेल योर प्रॉब्लम्स, कि कुछ अगर प्रॉब्लम है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीओपी में इस मुद्दे को पक्का उठाइए। ये तो आप सर्विंग में रहकर कर ही सकते हैं। एंड इफ दिस वीडियो इज सर्कुलेटेड टू मोस्ट ऑफ द पीपल और ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट हुई, तो आई एम श्योर कि आप लोग सब इस चीज़ को जानेंगे कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन जब लोग एक सर्विसमैन आते थे, दे कुड नेवर थिंक ऑफ गेटिंग अ कमीशन रैंक। उनको ना कमीशन रैंक तो वो सोच ही नहीं पाते थे, और वो ये सोचते थे कि असिस्टेंट कमांडेंट एक फौज की नौकरी छोड़कर एक फौज की नौकरी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। बट दैट मेंटालिटी हैज चेंज्ड अ लॉट। और लेकिन अभी भी रेगुलेशंस पुराने वाले ही हैं जो कि डाले हुए हैं, बट वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आरटीआई फाइल कर रखी है यूपीएससी के साथ, और उनको मैंने आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगा है कि 2018 और 2019 में कितने एक्स सर्विसमैन अपीयर हुए थे। ये तो हुआ, दिस इज व्हाट द सर्विंग पीपल कैन टेल। नाउ ऑल दी एक्स सर्विसमैन जो कि सर्विंग में नहीं हैं, आई एम प्लानिंग टू राइट डाउन अ लेटर टू डीओपीटी, पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। इस लेटर को हम लोग पहले मैं बहुत जल्दी ड्राफ्ट करके मैं बहुत जल्दी उसको यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है। इन 3 लोगों को कॉपी पेस्ट करके मैं एक लेटर भेजने वाला हूं, और इस पूरे मुद्दे को वहां पे मैं लेटर में लिखने वाला हूं, और आई एम गोइंग टू वेट फॉर सम टाइम जब तक कि उनकी रिप्लाई ना आए। और जब तक उनकी रिप्लाई नहीं आती है, आई विश एंड आई वॉन्ट यू कि आज के डेट में इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द जनरल मासेस, अगर आप सारे लोगों की अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इन माय ओपिनियन ट्विटर इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू डू। हम लोग विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो मांग रहे हैं जो हमारा ही अधिकार है। 10% का रिजर्वेशन सरकार ही कहती है कि हमको देगी, बट वहां पे एक एज क्राइटेरिया है जिसके चलते हम में से बहुत सारे लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो एज सुन एज आई राइट डाउन दिस लेटर, आई एक्सपेक्ट द लेटर टू बी रिटर्न्ड बैक टू मी विथ अ रिप्लाई बाय ऑल दीज पीपल। ये लोग क्या इनका कहना है, डीओपीटी क्या कह रहा है, क्योंकि डीओपीटी हमारे मैक्सिमम इस तरह के इश्यूज को देखता है। एमओडी का क्या कहना है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी भी है, वहां पर भी मैं कॉपी पेस्ट करके लेटर को डालूंगा कि व्हाट इज देयर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर इशू। और इस लेटर के बाद आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू स्टार्ट अ ट्विटर कैंपेन।
एज ऑफ नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टार्ट अ ट्विटर कैंपेन. मैं इसको एज सुन एज आई रिसीव द लेटर बैक टू मी देन आई विल ऑफ कोर्स इसको मैं डालूंगा यूट्यूब पर और आप सबसे बोलूंगा कि आप एक ट्विटर कैंपेन कीजिए. दैट इज अ सेकेंडरी स्टेज. अगर हमको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि सपोज द गवर्नमेंट हैज सेड कि ओके वी विल कंसिडर दिस मैटर, देन ऑल्सो देयर इज एन ऑप्शन, गुड एनफ ऑप्शन टू वेट फॉर सम मोर टाइम एंड लेट व्हाट द गवर्नमेंट कंसिडर्स. लेकिन अगर हमको कोई ऑप्शन ही नहीं मिला या गवर्नमेंट ने इसका रिप्लाई नहीं किया, देन वी विल स्टार्ट अप विथ अ ट्विटर कैंपेन और एक लीगल टर्म्स में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम डाल सकते हैं. लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम तभी डालते हैं जब जो लीगल मेजर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल के जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो इंटरनल रेमेडीज हैं, उन सबको हम यूज करके भी अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तब हम PIL की तरफ जा सकते हैं. तो हम लोग सबसे पहले एक लेटर बना के इसको डालेंगे और उसके बाद वी विल लुक इनटू व्हाट द थिंग इज. वन मोर थिंग आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट सपोज इफ शी इज नॉट रेडी कि इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो आई वांट टू ओपाइन कि भैया मैक्सिमम लोग SSC एग्जाम, SSC CGL का एग्जाम देते हैं और SSC CGL के एग्जाम में भी अब ग्रुप B गैजेटेड रैंक का डायरेक्ट एग्जाम आता है. दैट इज योर JSO का भी एग्जाम आता है और आई थिंक AO का भी एग्जाम आता है और ग्रुप B के बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे कि SSC में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ये ग्रुप C में आता है. इसका ग्रेड पे भले 4600 होता है बट दिस इज कंसिडर्ड एज ग्रुप C. इसके सिवाय ASO के जो एग्जाम हैं, जो सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के एग्जाम है, ये सारे ग्रुप B वाले एग्जाम्स हैं. तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी राय पूरी तरह से मुझे दे. ये वीडियो यूट्यूब पर फ्लोट करने वाला है तो आप अच्छे से इस मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में आई एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप लोग क्या चाहते हो, बिकॉज आप सब एक सर्विसमैन हैं एंड आई वांट टू डू समथिंग बेटर बट with the help of you all. So I want you all to give your comments. जैसे ये YouTube पर अपलोड होता है, I expect you all to give your comments on the comment box. और आप बताएं कि हमको और क्या करना सही रहेगा या what additional points you want to raise. I want first of all you all opinion. आप सबके ओपिनियन मुझको चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं. तो फील फ्री कि क्या आप चाहते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट में 10% का जो रिजर्वेशन है वो बढ़े, या फिर एज जो मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूं वो बढ़े, या फिर जो CGL के थ्रू भी जो ग्रुप B में जो गैजेटेड रैंक पे जो जाते हैं, JSO जाते हैं, वहां पर भी एक सर्विसमैन को मौका मिले. क्योंकि आप जब हम रिटायर होते हैं तब तो आप कहते हैं कि आपको 10% का रिजर्वेशन तो हम ग्रुप B के सर्विसेज में भी देते हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी पे मिलता नहीं है. तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस मैटर पर कमेंट करें. जो हमारे, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे सर्विंग ब्रदर्स हैं, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, वो कृपया करके अपने डिविजनल ऑफिसर्स के थ्रू इस पॉइंट को रेज करें ताकि जब वो बाहर आए और हम लोग जो एक सर्विसमैन हैं, हमारे पास जो भी लीगल मेजर्स हैं उसके थ्रू हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ताकि एज सुन एज यू ऑल्सो कम आउट ऑफ द सर्विस यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. अब मैं बता रहा हूं कि इसकी ज़रूरत अब क्यों है. यू ऑल माइट बी नोइंग कि 2000 आज के डेट में, आई एम वेरी श्योर यू नो कि बैंक और SSC ही है जो मेजॉरिटी एक सर्विसमैन को कंज्यूम कर रहा है. और आपको पता है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट्स लुक ऑन SSC, और गवर्नमेंट्स का जो आउटलुक है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लेकर आपको बड़े अच्छे से मालूम है. बहुत जल्दी रेल प्राइवेटाइज हो गया, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. अब क्या हुआ है ना कि एक टाइम ऐसा था जब भी एक सर्विसमैन नौकरी छोड़ के आता था ना, वो इन दोनों में कहीं ना कहीं तो लग ही जाता था. बट अब नौकरियों की कमी हो गई है, गवर्नमेंट जॉब्स की. आई डोंट वांट टू गेट इनटू रीजन एंड पॉलिटिकल रीजंस की क्यों हो रहा है, बट द वेरी फैक्ट इज कि यस, अभी ड्यू टू कोरोना एंड सो मेनी अदर थिंग्स, इन सब जगहों में गवर्नमेंट जॉब की नौकरी हो गई है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग कि सिर्फ 5 बैंक्स को अपने पास रखकर सारे बैंक्स के जो शेयर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बेच देंगे. मतलब नाउ द बैंक्स विल बी कॉल्ड एज एंटायरली प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि गवर्नमेंट के जो 51% के शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट अब इसको प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है. SSC में अगर मैं आपको बात करूं, 2017 में इट वाज अराउंड 300 वैकेंसी इन SSC. 2018 में
इट इज़ अराउंड 600 समथिंग, इट्स एन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। 2019 में ये फिर से 300 है, तो हर साल 300 की वैकेंसी आने वाली है। तो इन दिस जॉब सिनेरियो, जब बाहर के जॉब कम हो गए हैं एंड बीइंग एन एक्स सर्विसमैन, कभी ना कभी आपको तो रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। दैट वुड बी ऑफ कोर्स बिफोर 60 ईयर्स, राइट। सो हमारे लिए बेटर होगा कि एक ग्रुप बी में हमारे पास कुछ ऑप्शंस खाली हों। तो नाउ आई विल नॉट स्पीक मच, आई टोल्ड यू ऑल माई प्लान्स, व्हाट आई वांट टू डू। आई सिंसियरली वांट, मैं आपसे बहुत ही सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जेन्युइन कमेंट्स दें, बिकॉज दिस इज नॉट अ फाइट फॉर मी ओनली। हम लोग सब इससे अफेक्टेड हुए हैं और फ्यूचर में होते रहेंगे। तो आप सब जेन्युइन इस यूट्यूब में जैसे ये वीडियो अपलोड होता है, इसको जेन्युइन कमेंट्स दें और बताएं कि क्या करना सही रहेगा। जो मैं आइडियाज दिया हूं, इसके सिवाय भी क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो भी फील फ्री टू राइट, बट डोंट यूज नॉनसेंस थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। इन केस यू यूज इट, आई विल जस्ट रिमूव इट। I want a positive thing, positive response from you all. आपसे मुझे positive response चाहिए, so that in a constructive way we can do something better for our ex-serviceman community. So with this, I will end this video. I hope you like it. और कुछ भी आपको फील होता है, feel free to write in the comment box. Thank you very much for watching this video and my humble request, मेरा बहुत ही humble request है आप सबसे, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, भले वो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हो या फिर वो सर्विंग एक्स सर्विसमैन हो, सो दैट वी कैन टेक द लीगल मेजर्स। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम सुनील शर्मा, आई एम एन एक्स नेवी। आपको ये ना लगे कि एक एनोनिमस कोई किसी ने वीडियो डाल दिया है, मैं एक्स नेवी हूँ। एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग LLB डिग्री, LLB ऑनर्स में कह रहा हूँ, कैलकाटा के एक यूनिवर्सिटी से, कैलकाटा के कॉलेज से मैं एक LLB ऑनर्स कर रहा हूँ। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, सो आई नो अ बिट लीगल थिंग्स, नॉट अ लॉट बट येस, थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है। So using that and utilizing those things, I want if something good can happen for all of us. So thank you very much for watching this video. Do share this video to the maximum people.